सरकार इस भरोसे थी कि ताली और थाली बजने से शायद कोरोना चला जाएगा। नौकरी नहीं, आपको तनख्वाह नहीं, खाने को अनाज नहीं। मैं ये कहूं कि हमारे देश की वर्तमान सरकार की दूर की नज़र अच्छी है और नज़दीक की नज़र खराब हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक कार्यक्रम। मैं हूं अशोक वानखेड़े। कोविड है, चाइना है, पार्लियामेंट है, सुशांत राजपूत तो है ही, उसके बाद कंगना रनावत नया एपिसोड है। इसके सब के बीच में उसमें कोई बात नहीं करता जिसके भरोसे ये देश चलता है। ये देश चलता है तो किसानों पे चलता है, ये देश चलता है तो इस देश के जो सीमा का रक्षण करते हैं हमारे सैनिक भाई, उन पे चलता है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस देश में मजदूर का होता है, जो खेत से लेके हमारे सैन्य फौज तक अपनी सेवाएं देता है। हर जगह, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग हो, मजदूरों की दखल हर जगह है। मैं मजदूरी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन तमाम बातों में जब हमारा कल पार्लियामेंट शुरू हुआ, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और उसमें एक सवाल उड़ीसा के भारतीय जो बीजू जनता दल के सांसद है भर्तृहरि मेहताब, उन्होंने एक सवाल पूछा लोकसभा में। और सवाल ये था कि देश में कोरोना लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूरों की जानें गई, कितने मजदूरों की नौकरियां गई, और सरकार ने कितने मरे हुए मजदूरों के परिवार को मुआवजा दिया। सवाल बहुत सीधा, सवाल बहुत साफ, सवाल बहुत ट्रांसपेरेंट, सवाल इस देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले सबसे बड़े तबके का, सवाल उन लोगों का जिसके भरोसे इस देश में नेता राजनीति करते हैं। लेकिन इतने बड़े सवाल का जवाब जब आया तो शायद हमारे देश के मीडिया को वो जवाब सुनने का समय नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि तमाम जो चीज़ें हैं, कंगना रनावत क्या कहती है और जया बच्चन क्या कहती है, इस पे हम ज़्यादा समय देते हैं। संतोष गंगवार हमारे लेबर मंत्री है, बहुत बड़े 4-4, 5-5 बार जीत के आने वाले सांसद है उत्तर प्रदेश से, और बहुत अपने आप को मजदूरों का हिमायती कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, सरकार के पास कोई डाटा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं कि लॉकडाउन के बाद जो मजदूरों का पलायन हुआ उसमें कितने मजदूर मरे। उन्होंने बेशर्म होते हुए ये कहा कि सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं कि कितने लोगों की नौकरियां गई। जब हमारे पास आंकड़े ही नहीं मरने वाले और नौकरियां जाने वाले के या नौकरियां खोने वाले के, तो फिर हम मुआवजा कहां से देंगे? मुआवजे का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रश्न उत्तर, कोई सप्लीमेंट नहीं। सांसद नीचे बैठे। लेकिन जब ये उत्तर मैंने सुना तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उस इतने बड़े तबके के ऊपर इतना बड़ा अन्याय हुआ। और आज कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हिंद वॉइस हमेशा उसी इश्यूज़ को आवाज़ देता है जो इश्यूज़ बाकी मीडिया के लिए टीआरपी हो सकते हैं, लेकिन जो देश के लिए और आम आदमी से जुड़े हो उससे हम हमेशा बात करते हैं। तो मुझे लगा आज मैं आपसे बात करूं इस बात में। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपील की, कहा कि ये 21 दिन का लॉकडाउन है, 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। लोगों ने विश्वास रखा। उन्होंने कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया लगाओ, सब किया। उसके बाद उन्होंने एक अपील की कि जो लोग नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, इस लॉकडाउन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचे कि उनकी नौकरियां गई हैं, और तमाम नौकरियां देने वालों को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये लोग 21 दिन के लिए भले ही आपके पास नहीं है, लेकिन इनकी तनख्वाहें ज़रूर दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। लेकिन इस देश में थाली घंटा बजाने वाले लोग और बार बार प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले लोग वहां चुप हो गए जब उन एम्प्लॉयज को तनख्वाह देनी थी। इस देश के तमाम फैक्ट्रियों ने, तमाम एम्प्लॉयर्स ने जो नौकरियां देते हैं, उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। कईयों ने नौकरी से निकाल दिया, कईयों ने तनख्वाह देने से मना कर दिया, कईयों ने तनख्वाहें 30% काटी, 50% काटी, कईयों ने 20% तनख्वाहें दी। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी अनाउंस कर दिया कि हम 2020 तक डीए फ्रीज करेंगे। जब भारत सरकार स्वयं ही अपने एम्प्लॉयज़ का डीए फ्रीज करने की बात करती है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई ऐसा चेहरा ही नहीं उनके पास
ना उतना साहस है, ना धैर्य है कि उस साहस से वो लोगों को कंपेल करे कि आप तनख्वाह दीजिए। और हुआ वही, नौकरी नहीं, आपको तनख्वाह नहीं, खाने को अनाज नहीं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बहुत अनाज बटा, सरकार बोलती है कि अनाज लिया, फूड कॉरपोरेशन बोलती है कि इतने लाख टन अनाज दिया, जितना लाख टन मांगा था। उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर तमाम लोग कहते हैं कि हमने अनाज लिया, लेकिन अनाज लेने और बांटने में जब आंकड़े सामने आते हैं तो पता पड़ता है किसी ने 2% बांटा, किसी ने 5% बांटा। जब मजदूरों को अनाज नहीं मिला, जब वो भूखे मरने लगे, तब उन्होंने सोचा कि यहां मरने से अच्छा है हम हमारे गांव जाके मरे। कम से कम गांव में जाएंगे तो गांव में आज भी इतनी तो इज्जत है, इतना तो भाईचारा है कि कोई भूखा नहीं मरने देगा। जो कुछ भी रूखी सूखी है साथ में मिलके खाएंगे। लेकिन फिर जाएंगे कैसे? क्योंकि रेलवे तो बंद कर दी, रोड पे आवागमन बंद है। लगातार कैबिनेट सेक्रेटरी लेटर लिख रहे हैं राज्यों को कि ट्रकों को आने दिया जाए, लेकिन ये अराजकता का माहौल कौन किसकी सुनता है? और जब कोई कंप्लेंट करता है तो उस कंप्लेंट को कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार बचाने और बिगाड़ने में लगी हुई थी। सरकार अपने चुनावी और अपने मद में मस्त थी। सरकार इस भरोसे थी कि ताली और थाली बजने से शायद कोरोना चला जाएगा। और जब मजदूरों ने रास्ते पे पालान शुरू कर दिया, तब किसी एनजीओ ने सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पे दस्तक दी। 5 मई की बात है वो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मजदूर रास्ते पे चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं? मजदूरों को कैसे रोका जा सकता है? मायूसों को एनजीओ भी वापस चला गया। एक आखिरी रास्ता होता है न्यायपालिका। जब वहां से आपको कुछ नहीं मिलता तो अपनी किस्मत समझ के लोग रास्ते पे निकल गए। 1200 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर लोग चलते गए। लोग साइकिल पे चले गए, लोग अपने माता पिता को कंधे पे लेके चले गए, लोग गर्भवती पत्नी को लेकर रास्ते पे निकलता है। रास्ते में लोगों ने, महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया। भला हुआ हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, जहाँ जहाँ से लोग भूखे पैसे जा रहे थे, गांव वालों ने जहाँ कुछ खाना दिया वहाँ खाना खाते रहे। ऐसी तमाम कहानियां हैं। 1 महीने तक इतना बड़ा प्रस्थान चला, इतना बड़ा पलायन चला, और उनको हम अतिथि मजदूर कहते हैं। मैं अतिथि मजदूर कहता हूं क्योंकि ये केरल के चीफ सेक्रेटरी ने दिया हुआ शब्द है। प्रवासी मजदूर नहीं, वो अतिथि मजदूर है। वो आपके राज्य में अतिथि बन के आया, आपका भला करके जाता है, तो उनको इज्जत दीजिए। तो तमाम राज्य जहां से जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहां लोग वापस आने लगे। कई लोग रास्ते पे मर गए। एक ट्रैक पे चलते हुए लोग, रास्ता नहीं मिल रहा था तो रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। रेलवे ट्रैक से जाते हुए 16 लोग कटते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। कटे होंगे तभी तो मुआवजा दिया है। रेलवे ने उसमें कहा कि हमारा कोई दोष नहीं। और जब कटे हुए लोगों की लाशें देखी गई तो वहां सूखी रोटी उनके हाथ में देखी थी। शायद ऐसा दृश्य हमने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, देश की आज़ादी के बाद मेरा जन्म हुआ। लेकिन जिन लोगों ने देश का पार्टीशन देखा, शायद उतना बुरा माइग्रेशन तब भी नहीं हुआ था। इतना बुरा वैसा ही माइग्रेशन लोग कहते हैं, जो पढ़ते हैं, जिन्होंने उसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, वो कहते हैं कि वैसा ही माइग्रेशन हुआ। 1 महीने में कई लोगों ने दम तोड़ा, कई लोग बर्बाद हो गए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो रिट पिटीशन फाइल करवाई, संज्ञान लेते हुए ये कहा कि ये गलत हो रहा है, मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए। राज्य सरकारों को नोटिस कर दी कि मजदूरों की व्यवस्था की जाए जगह जगह पर। देर से सही न्यायपालिका जगी, धन्यवाद है न्यायपालिका का। लेकिन जब मजदूर पहुंचता है राज्य में तो राज्य मजदूर को आने नहीं देता, क्योंकि आप कोरोना लेकर तो नहीं आए हो। सैकड़ों की तादाद में दिल्ली के बाहर, उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के लिए लाखों की तादाद में मजदूर। भीषण संकट, कोई किसी को पता नहीं होने क्या जा रहा है। ये मैं आपको आने वाली कहानी नहीं बता रहा हूं, जो हो गया वो कहानी को फिर से दोहरा रहा हूं। उसके बाद कितने लोग मरे, क्या मरे, इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं है। एक एजेंसी है, माइग्रेंट वर्कर्स सॉलिडेरिटी संस्था है, उसका आंकड़ा है 971 लोग मरने का।
उसमें लोग भूख से, प्यास से, एक्सीडेंट से मरे हैं। कुछ लोग पुलिस के डर से कहीं ऐसी जगह से चले गए, वहाँ मर गए। एक स्टोरी मुझे याद है, तेलंगाना से एक छोटी लड़की 14 साल की चलते चलते छत्तीसगढ़ आती है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग साथ में चल रहे हैं, वापस जा रहे हैं। रास्ते पे चलते 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 लड़की इतनी थक गई कि घर से 5 किलोमीटर दूर उसने प्राण त्याग दिए। इससे ज़्यादा घिनौना दृश्य मैंने नहीं देखा। एक आंकड़ा मेरे पास और है, वो आंकड़ा एक्सीडेंट्स का है। यदि आप माने तो एक्सीडेंट से जो लोग मरे हैं वाहनों की वजह से, लॉकडाउन पीरियड में 1461 लोग मरे, जबकि वाहन नहीं के बराबर चलते थे। उस एक्सीडेंट में 198 लोग वो है जो मजदूर हैं, और जो एक्सीडेंट हुए उसमें से 43% एक्सीडेंट ऐसे हैं जो आमने सामने टकरा गए। यूपी में एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या 94 है, मध्य प्रदेश में 38 है, 38, बिहार में 16 है, तेलंगाना में 17 है और महाराष्ट्र में 9 है। ये एक्सीडेंट से मरने वाली की बात करता हूँ। ओवरऑल भूख और प्यास और बाकी चीज़ों से, बीमारी से जो रास्ते में लोग मरे हैं, उनका आंकड़ा तो 800 के आसपास है। सरकार मानती है कि 1,04,66,152 मजदूरों ने प्रस्थान किया, शहरों से गांव की तरफ आए। उनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 32,49,638 लोग हैं, बिहार में 15,06,12 है। ये आंकड़े सरकार के हैं। और यदि मैं कहूँ कि इतने बड़े माइग्रेशन में जो 1,14,00,000 का माइग्रेशन आप मोटे मोटे तौर पे रखें, उसमें से यदि 1,000 लोग भी मरते हैं तो उसका परसेंटेज 0.001% होता है। क्या इस देश में जब हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे करोड़ों रुपए के माफ़ करते हैं, इस देश में विज्ञापन पे सरकार हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा करती है, इस देश में हमारे मंत्रियों के ट्रैवल्स पे इतना खर्चा होता है, उस देश में यदि 1000 जो लोग मारे गए हैं उनके घर में यदि मुआवजा दिया जाता तो क्या होता? कितना मुआवजा होता? शायद 100 करोड़ होता। यदि 10-10 लाख भी देते तो 100 करोड़ तो आप PM केयर फंड से भी दे सकते थे, लेकिन दिए नहीं गए क्योंकि ये तबका वो है जो सिर्फ वोट बैंक के तरह जाना जाता है। सिर्फ 5 साल में एक बार उनको गुहार लगाई जाती है, उनके लिए बातें होती है। जब भी सरकार को कुछ करना होता है तो मजदूर भाई और किसान भाइयों के लिए होता है, लेकिन सरकार इसका करती किसी और के लिए है। क्योंकि हमने बार बार देखा, 20 लाख करोड़ का पैकेज देखा जो 10 लाख करोड़ तक आया और उसमें से भी 5 लाख करोड़ बिका। आज सरकार फिर भी बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है पार्लियामेंट में, लेकिन बैंकों को जो आपने पहले पैसा दिया वो बैंक क्यों नहीं दे रही आगे, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। क्योंकि बैंक के पास कोई गारंटी किसी की नहीं है। हमारे देश में एक मेंटेलिटी सरकार ने कर दी है, कर्जा लो तो हम माफ़ करेंगे। जब सरकार ने कर्जा माफ़ी की एक आदत, एक नशा लगा दिया है, नशेड़ी बना दिया है हमारे यहाँ के कर्ज लेने वालों को। सरकार रेहड़ी वालों को पैसा बोलती है, किसको मिल रहा है किसी को पता नहीं। प्रधानमंत्री बोलते हैं हमने आवास दिए, किसको आवास मिला ये पता नहीं। आंकड़े सिर्फ बोलते हैं। आंकड़े और यथार्थ के धरातल पे जो उतरा है उसमें देखा जाए तो इतना गैप है, तो फिर लगता है कि ये फिर होता किसके लिए है? क्या सरकार के पास पैसा ही नहीं है? सारे राज्य सरकारें चिल्ला रही है कि हमारे पास हमारे GST का शेयर, मार्च का पैसा अभी तक अगस्त में नहीं मिला है, हम तनख्वाहें दे तो दे कैसे? सरकार हर एक को बोलती है कर्जा लो, सरकार MSME को बोलती है कर्जा लो, सरकार किसानों को बोलती है कर्जा लो, कि सरकार राज्यों को बोलती है कर्जा लो, सरकार खुद वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेती है। क्या हमारे देश में एक कर्जा संस्कृति आप स्थापित करने जा रहे हैं? फिर बात मजदूरों की। ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश में मजदूरों की नौकरी जाने का आंकड़ा सरकार नहीं बता पा रही है? हमारे सरकार के पास चाइना क्या कर रही है इसका आंकड़ा है। हमारे पास अमेरिका में ट्रंप कैसा जीतेंगे इसका जुगाड़ हमारे प्रधानमंत्री के पास है। नेपाल में भूकंप होता है तो प्रधानमंत्री को पहले सूचना मिलती है। किसी देश में पानी की समस्या आती है तो हमारे देश से पानी जाता है। क्या मैं ये कहूं कि हमारे देश की वर्तमान सरकार की दूर की नजर अच्छी है और नजदीक की नजर खराब हो गई है? अपने पास क्या हो रहा है ये इनको पता नहीं
क्या गंगवार साहब ये बता पाएंगे कि हमारे देश में कितने मजदूरों का पलायन हुआ, ये तुमको पता है? राज्य सरकारों ने मुआवजा दिया मरने वालों का, ये पता है, लेकिन मरने का आंकड़ा वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या नौकरियां कितनी गई है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि सरकार को लगता है कि अभी तक सरकार ने जितना झूठ परोसा है, जितना फरेब किया इस जनता के साथ, वो कहीं खुल न जाए। क्योंकि जब ये मानते हो आप कि ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो फिर जब होने वाले साक्ष्य भी सामने आते हैं तो साक्ष्यों को भी आपको झुठलाना होता है। मात्र मैंने जो कहा वो सही, इस बात को आप रखने के लिए यदि मजदूरों के साथ अन्याय करते हो तो फिर आप इस देश के साथ भी अन्याय कर रहे हो। आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो जो इस देश को चला रहा है। आपको गलतफहमी है कि देश आप चला रहे हो। यदि जिस दिन मजदूरों ने हाथ खींच लिए, जिस दिन किसान ने खेत में बोना बुआई बंद कर दी, जिस दिन सैनिकों ने अपने बॉर्डर पे तरफ बंदूकें अपनी उल्टी कर दी, उस दिन ये देश किसी के भरोसे रहेंगे? ये जरा बताइएगा आप खुद उनके भरोसे हैं। आज ये शर्मनाक स्टेटमेंट था और मैं इसका निषेध करता हूँ यहाँ से। और मैं ये आपके सामने इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि आज सारे अखबारों में शायद इसको जगह मिली हो, टेलीविज़न चैनल में शायद इसको जगह मिली हो, क्योंकि टेलीविज़न चैनल आज भी हमारा कंगना रनावत ने क्या पहना और रिया चक्रवर्ती ने, आज मुझे शर्म आती है जब मैं एक चैनल पे देखता हूँ कि रात को रिया चक्रवर्ती सेल के बाहर 15 कदम चली, 15 कदम आगे चली, 15 कदम पीछे चली, उसका दुपट्टा ऊपर था, उसने आधी रोटी ली, उसमें से एक निवाला खा के बाकी रख दी। इतनी रिपोर्टिंग करने वाले चैनल हमारे आज इतने बेशर्म हो गए हैं कि जब सरकार कहती है कि हमारे पास मरने वालों का आंकड़ा नहीं, नौकरी खोने वालों का आंकड़ा नहीं, तो उस पर चुप है। लेकिन हम नहीं चुप होंगे क्योंकि हम हिंद वॉइस हैं, हम इस देश का वॉइस हैं। हो सकता है किसी को लगे सरकार विरोधी है, हम सरकार विरोधी नहीं, हम आईना दिखाते हैं। जिसका अपना चेहरा अच्छा हो वो अच्छा दिखेगा, जिसका चेहरा खराब हो वो कैसा अच्छा दिखेगा। तो आपको अपना चेहरा ठीक करने की ज़रूरत है। हिंद वॉइस तो वैसे ही आईना होगा। तो आइए, हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम संवेदना व्यक्त कर सकते हैं उन मरे हुए मजदूरों के प्रति, उन नौकरी जिन लोगों ने खोई उनके प्रति, जो मजदूर जिनके साथ इस सरकार ने अन्याय किया। एक गाली दी है हमारे लेबर मंत्री ने, हमारे श्रम मंत्री ने देश के मजदूरों को। उस गाली के लिए हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में हम भी कमज़ोर पड़ गए। मैं भी मीडिया से हूँ, जो गलती मेरे साथी करते हैं उससे मैं माफ़ी मांग सकता हूँ उनके लिए। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम बोले बगैर नहीं रहेंगे और ज़ोर से बोलेंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा है। आज इतना ही, फिर अगले सप्ताह किसी और विषय के साथ आऊँगा। तब तक धन्यवाद।